डाक बंगला उपन्यास के नौवा भाग पर हम पढ़ रहे थे। उनमें से अंतिम परिच्छेद 4-5 पंक्तियां शेष है। वह इरा आज डल का सौंदर्य का वर्णन कर रहे थे लास्ट पीरियड में। अभी अंत में वह कहती है, क्या कहती है कि देख लीजिए, बात सुनकर मैं बड़े व्यवहारिक ढंग से मुस्कुरा दिया था। अपने प्रति उपेक्षा का भाव वह सहन ना कर पाई थी। ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅವಳು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. बोले ना समझो की तरह हंसते क्या हो, मुर्दे नहीं सो सकते यह सब. अर्थात जो जीवित रहते हैं वे ही ये सभी बातों को सोच सकते हैं, पर जो मरे हुए लोग या मुर्दों को मेरी बात तो समझ में नहीं आती. उसकी आवाज में तेजी थी और वह कहती जा रही थी. ಅವಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರತೆ ಇತ್ತು, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ तेजी थी, तीव्रता थी और वह कहती जा रही, ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. डल के तीनों ओर खड़ी ये पहाड़ियां तुम्हें नहीं पुकारती. इन चिकनी चट्टानों पर चढ़कर इन्हें रौंद डालने की इच्छा नहीं होती. कैसे आदमी वो तिलक, ನೀನು ಎಂತ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದೀಯಾ ತಿಲಕ್. शिकारी में बैठे बैठे डल के जल को बच्चों की तरह उछालते हुए वह बोलती जा रही थी. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಲ್ನ ನೀರನ್ನು ಅವಳು ಉಚ್ಚಾಲ್ತೆ ಎತ್ತೆತ್ತಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಎಂತ ನೀನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದಿ, ಬದುಕಿದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಸತ್ತವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. और अगला भाग तो यही स्क्रीन में है, 10वां पेज में. इसके तल तक पहुंचकर पानी उलीचने को मन होता. सिवार के जाल में फंसकर तड़फड़ाने में कितना सुख होगा. या उस कमल वन में घुस पड़ूं और रौंद डालूं. कमल नालों को कमल नाल, कमल ಲೋಟಸ್ ತಾವರೆ, ತಾವರೆಯ ಕೊಳ, ಆ ತಾವರೆಯ ಕೊಳದಲ್ಲಿ नालों को तोड़ मरोड़ कर बिखेर दूं, डल के पानी को गंदला कर दूं. उनको ऐसा तिरस्कार मनोभाव उत्पन्न हो रहा है कि वह उस नाले में रहने वाले जो कमल है उसको निकल कर फेंकने का उनको मन लगता है. और तोड़ मरोड़ कर ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಚೂಟಿ ಚೂಟಿ ಬಿಸಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಅವಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. उस पल उस क्षण मैंने उसे बहुत गहरी नजरों में देखा था. बाहों में पड़ी चूड़ियां सरकाने का उपक्रम करते हुए उसकी बाहों पर पहली बार हाथ रखा था. इरा की त्वचा में खिंचाव था. ಅವಳ ತ್ವಚದಲ್ಲಿ ಖಿಂಚಾವ, ತ್ವಚ ಅಂದರೆ ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ಹೌದು ಚರ್ಮ. ಆ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಂತೆ वह मृदुत्व इತ್ತು, खिंचाव था और उसका रोम रोम भभर आया था, जैसे रेत के कण उसके शरीर पर चिपक गई हो. उसकी आंखों में उमस थी. ನೋಡಿ, ಅವಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ उमस इತ್ತು. ऊंटों पर मादक सूखापन. उसके शरीर का सारा रस निचुड़कर कहीं भीतर समा गया था. रूह का तन सूखी टहनी की तरह कड़ा था, पर ऐसा कड़ापन जो उंगली के इशारे मात्र से चटाक से टूट जाए. मैंने उसकी पीठ पर हाथ रख लिया था. इरा वैसे ही चश्माशाही की पहाड़ियां देखती रही. वातावरण बदलने के लिए मैंने बहुत मुलायमियत से कहा, तुम एक झूठी जिंदगी की कल्पना में परेशान हो. तुम एक गलत मोड़ पर मुड़ गई, इसलिए अब तुम जिंदगी जीना नहीं, उसे तोड़ मरोड़ देना चाहती हो. इरा ने अपनी काली काली आंखों से मेरी तरफ देखा. बादामी पुतलियों में जाले की तरह महीन तार चमक रहे थे. अभी इस तरह दिखती है, उनकी आंख इस तरह चमक रही है. कಣ್ಣು ಹೇಗೆ ಹೊಳಿತಾ ಇದ್ದಂತೆ, ಕಾಲಿ ಕಾಲಿ आंखों से मेरी तरफ देखा. ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಕಣ್ಣರ ಮೂಲಕ ಅವಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆಗ बादामी पुतलियों में, अर्थात उनके जो पुतलियां हैं बादामी रंग के,
ಪುತ್ಲಿನ ಕಣ್ಗೊಂಬೆ. ಆ ಕಣ್ಣು ರೆಂಬೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೆ, ಅದು ಬಾದಾಮ್ ಕಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕಿನ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು. तो तरह महीन तरह तार चमक रहे थे. महीन अर्थात महत्वपूर्ण, श्रेष्ठ, आकर्षक तार चमक रहे थे और केंद्र का काला दृष्टि बिंदु मोती की तरह झलमला रहा था. उसकी बरौनियों के बाल कंटीले तार की तरह खड़े थे. ना जाने क्यों मुझे उन आंखों को देखकर लगा कि जैसे सारी गलती इन्हीं की हो. हीरा की सौंदर्यपूर्ण जीवनी को बियाबान में घसीट लाने का दोष इन वहशी आंखों का है. उसी से प्रेरित होकर मैंने कहा, इस तरह तुम टूट जाओगी. इधे रीति ನೀನು टूट मुर्दु होगतीया अथवा कष्ट के ಒಳಗಾಗ್ತೀಯಾ. आदमी आदमी के रिश्ते इसी तरह पहाड़ बने खड़े रहेंगे. उसका प्यार पानी की तरह लहराता रहेगा और कमल इसी तरह खिलते रहेंगे. और मैं अपनी भाव कथा की रोह को पहचानते ही चुप हो गया था. कुछ देर शिकारे पर ही इधर उधर घूमकर हम नेहरू पार्क में चले आए थे. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಈಗ ನೆಹರು ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀನಗರದ. ಶಾಮ್ ಥಿ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗಿದೆ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಭೀಡ್ ಬಡ್ ರಹಿ ಥಿ. ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನಸಂದಣಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. आज भी वह भीड़ अधिक थी. नव विवाहित जोड़े रोशनी से दूर इधर उधर रेलिंग या झाड़ियों के पास अंधेरे में खड़े थे. मेरा मन हो रहा था कि हीरा को लेकर उधर रेलिंग के पास चला जाऊं जहां अपेक्षाकृत अंधेरा था. इतनी निकटता मैं महसूस करने भी लगा था. हीरा का हाथ पकड़कर मैं उस अंधेरी रेलिंग की ओर चल दिया था. ऐसी जगह ही अलगाव दिखाने की होती भी नहीं, क्योंकि इन जगहों का संस्कार ही ऐसा होता है. रेलिंग पर झुके झुके डल के पानी में रोशनी के चमकदार सांपों को लहराकर नीचे की ओर जाते हुए देखकर हीरा ने पूछा था, तिलक तुम कब तक रोकोगे यहाँ? कश्मीर में. मैंने बात साफ करके कहा, जब तक कहो. हीरा ने बात आगे नहीं बढ़ाई. मुझे कुछ बुरा सा लगा. पिछले 5 दिनों से मैं इसी कशमकश में था. इतनी मैं इसी कशमकश में था. इतनी निकटता के बावजूद हमारे व्यक्तित्व ताड़ के पेड़ों की तरह अलग अलग खड़े थे. नम्दो इतनी निकटता के बावजूद हमारे व्यक्तित्व ನಾವು ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರು ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ? ತಾಡ್ ಕೆ ಪೇಡೋं की तरह अलग अलग खड़े थे. ताड़ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ನೋಡಿ, ಅದು छोटा सा एक फल मिलता है. वह फल को खाते समय क्या होता है? बहुत स्वीट रहता है. हमारे यहाँ ताली बुंडा कहते हैं, शायद कन्नड़ वालों को मालूम पड़ता है ताली बुंडा. ये ताली बुंडा का जो पेड़ है ना, वह पेड़ देख लीजिए, वह पेड़ अकेला ही रहता है. एक साथ 2-4 पेड़ नहीं रहते. अर्थात ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದೇ ಹತ್ತಿರ ಎರಡು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಜಬೂತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ತೆಂಗಿನ ಮರವು ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಇಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು. दोनों का व्यक्तित्व तो अलग अलग था. ये ताड़ के पेड़ों की तरह अलग अलग खड़े थे. जब भी बात करता तो हीरा अपना पुराना किस्सा सुनाने लगती. ಏನಾದ್ರೂ ಇವನು ಮಾತಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವಳು ತನ್ನ ಜೀವನದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ಲಂತೆ.
आसाम की उन बस्तियों में रहना बहुत खतरनाक है. ಆ ಅಸ್ಸಾಮಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಬಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ? रहना बहुत खतरनाक डेंजर है. खिड़की पर खड़े होते डर लगता था. ಕಿಟಕಿ ಹತ್ರ ನಿಲ್ಲುವುದು ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ना जाने कब गोली शीशे के पार से छाती में घुस जाए, ऐसे ही अचानक उनकी मौत हुई थी. वही तो अचानक मौत हुई थी. किस तरह मौत हुई थी? ऐसे ही अचानक उनकी मौत हुई. किनकी तो बाद में मन पड़ती है. ಅವನ ಸಾವು ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಗಿತ್ತು. डॉक्टर का पेशा ही ऐसा है, रात बिरात भी जाना पड़ता है. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾವು ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪೇಶ ಅಂದ್ರೆ ದಂಡ, ಅವರ ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಸತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮೈ ಭಲ ಕ್ಯಾ ಸೌ ಕಹತಾ, ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿ. उसके पति की मृत्यु के प्रति आंखों से संवेदना ही प्रकट कर सकता था. ಈಗ ಅವನು ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು, ಅವಳ ಗಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲ ಸಂವೇದನೆ ಮಾತ್ರ, ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. वैसे इराकी चेतना पर उसके पति की इस आकस्मिक मृत्यु का कोई भीषण प्रभाव हुआ हो, मुझे उस वक्त तक नहीं लगा था. इस वक्त जो छोटा सा सवाल करके इरा खामोश हो गई थी. सवाल करना, प्रश्न करना, क्वेश्चन, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಳು ಖಾಮೋಶ್ ಆಗಿದ್ರು, ನಿಶ್ಶಬ್ದಳಾಗಿದ್ದಳು. शंकराचार्य की पहाड़ी पर जलता बल्ब मंदिर के अस्तित्व का ज्ञान करा रहा था. सामने महादेव की पहाड़ियां थी, जिनके ठोस परछाइयां, ठोस अद्भुत, पानी को काला कर रही थी. बाईं ओर हरि पर्वत और इन सब के बीच फैला हुआ डल का नीला जल. उस पानी में नहाते हुए बेंत के पेड़ और सतह पर बर्छियों की तरह निकले हुए पिट्स के सिरे, तैरते हुए खेत और इस अपार सौंदर्य राशि के बीच पास खड़ी हुई इरा, लेकिन सब बेबसी के क्रम में आबद्ध था. ನೋಡಿ, ಆದರೆ ಇವಳ ಬೇಬಸಿನಿಂದಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ, ಆಬದ್ಧ था. सचमुच इस तरह मैं नहीं रह पाऊंगा. यह पानी की आग, यह सुलसना. ನೋಡಿ, यह पानी है पर पानी का आग है. ನೀರ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀರಿನ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನೋವು ಇರಾಕಿ ಬಾತೋं में दिखाई दे रही है. यह तो इसमें कूदना होगा या इस अग्निदेश में भागना होगा. ನೋಡಿ, इस अग्नि पानी में जल में कूदना है या भागना है, यही प्रश्न चिन्ह इनके जीवन में था. इरा की पीठ मेरे सामने थी. ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಬೆನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. उनके पीछे वह खड़ा था. पान की शक्ल में तराशी हुई मांस की नरम चट्टान, और तब नहीं जानता कैसे उसके जूड़े के नीचे गर्दन पर मेरे तपते हुए ओंठ थे. धुले हुए केशों की ठंडक पलकों से आंखों पर उतर गई. स्निग्ध शीतलता, बनघास की भीगी गंध, मधु नाभि पर रखे हुए अधरों का अलस अस्तित्व, या ओस से भीगे कमल पर रखी हुई चेतन पर महा मदहोश इंद्रियां, पंखुड़ियों की नरम शीतलता और पराग की भीनी भीनी गंध. तभी कमल पंखों सी रेंगती हुई उसकी उंगलियां मेरे कान पर थरथराई थी. कान भर आई, जैसे बधिर हो गया था उस पल. उसकी उंगलियों ने मेरे बालों को बुरी तरह खींचा था और काम कर उनकी पकड़ ढीली हो गई थी, और कहीं हवा के साथ प्रतिध्वनित होते शब्दों की मौन झंकार चारों ओर समा गई थी. बहुत ने पुकारा था मुझे,
पर ऐसा चुंबकीय पर निरपेक्ष आशय शायद कभी भी किसी का नहीं था। वह कमलनाल तावरिया किरे की तरह रेलिंग पर झुक गई थी। कुछ देर बाद अपने बालों को झटकारते हुए वह बोली थी, शिकारे वाले को बुलाओ, अब चलेंगे। उसने कहा था, क्या कहा था? शिकारी वाले को बुलाओ, अब चलेंगे। बांध पर आकर, बांध ಅಂದ್ರೆ ಆಣೆಕಟ್ಟು, आनेकट हत्रे बंदो उतर पड़े थे। जब तक मैं अपना पर्स निकालूं तब तक हीरा ने मांझी की हथेली पर 10 का नोट थमा दिया था। ಇವಳೇ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಾಂಜಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಳು. ಮೈ ಸಕುಚ್ತಾ ಹೂ ಭಿ ರಹ ಗಯಾ, ನನಗೆ ಸಂಕೋಚ ಆಯಿತು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಳು ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. मांझी दोपहर से साथ था। जब तक वह हम दो लोगों के रिश्ते को जानने की कोशिश करे तब तक हीरा ने उसे इस आश्चर्यपूर्ण स्थिति से उबार लिया। बोली, साहब को पहले पुल तक पहुंचा, आओ इनको उधर जाना है अपने होटल में। ಇವನು ಹೋಟೆಲ್ ಕಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಕಳಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟರು. हीरा ऐसे ही असंबद्ध हो जाती थी, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಬಂಧ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. मुझे यह अपमान खल गया था, लेकिन हीरा यह सब ऐसे सम्मान भावना से करती थी कि सहज ही अवहेलना करने का साहस नहीं हो पाता था। जब वह इस तरह अपने को काट छांट कर अलग खड़ा कर लेती तो उसके शरीर के तनाव से तेज की रश्मियां विकसित होती, जिनमें अपमान का क्षुद्रता का बोध हो सकना सचमुच असंभव हो जाता। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश सच बिल्कुल ऐसे ही थी हीरा। और मुंह में इलायची दिखाकर उसने ऐसी ही ठेस पहुंचाई थी जो मेरे मन की छोटी सी बात को खंडित करके आत्मवासना से भर गई थी। हम दोनों चुपचाप घोड़े वालों की तरह बढ़ रहे थे। घोड़े वाले सफर पर जाने के लिए वहां जमा हो रहे थे, जहां से आडू, कोल्हारी और चंदनबाड़ी का रास्ता कटता था। हम अभी पहलगाम के मुहाने पर ही थे। एक आवाज सुनकर हम दोनों ने ही उस तरफ देखा। मैं उस आदमी को नहीं पहचान पाया। सूरत तरफ साफ दिखाई पड़ रही थी। वह घोड़ा दौड़ाता हुआ आया था। रूह के मोटे मोटे बाल, पुष्ट भरा हुआ शरीर, मोटे मोटे पर साफ तराशे हुए ऊंट, कनपटियों पर मांसलता कुछ अधिक थी। ये सभी हीरा का व्यक्तित्व, शरीर का सौंदर्य। वह और पास आया तो मैंने गौर से देखा, दानेदार रेगमाल की तरह खुरदरी मुंह की खाल है, कोयले की महीन कनियों सी बड़ी हुई दाढ़ी और मूंछे, सांसों से हिलते हुए नथुनों के बाल, कान के लंबों पर भी काले रेशे। मैंने इस आदमी को कभी नहीं देखा था। तभी हीरा बोल पड़ी, अरे सोलंकी इधर कहाँ? अर्थात ये सोलंकी, सॉरी ये हीरा की नहीं, सोलंकी का सौंदर्य। तो सोलंकी तुम यहाँ कौन? चंदनबाड़ी से वापस आ रहा हूँ। सोलंकी बोलता है, मैं चंदनबाड़ी से आ रहा हूँ. ಶೇಷನಾಗ ಗಯಾ ಥಾ, ತುಮ್ ಕಿಧರ್? ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಿ? ಶೇಷನಾಗ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಚಂದನबाड़िಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. उस सोलंकी ने पूछा। तब तक हीरा उसके घोड़े के पास पहुंच गई थी। वह नीचे खड़ी सोलंकी को इस तरह ताक रही थी जैसे कोई विजयी राजपूत वापस आया हो। अति आकर्षण भाव से वह देख रही थी। उसकी यह बात सुनकर मेरा मन हुआ कि
कहूं अच्छा तो मैं चलता हूं, पर मैं खामोश खड़ी सोलंकी के घोड़े को ताकता रहा जो अभी भी हाँफ रहा था। सोलंकी ने घोड़े से कूदकर राशि छोड़ते हुए दस्ताने उतारे और ओवरकोट की जेब से पाइप निकलकर तंबाकू भरने लगा। ಸೋಲಂಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪೈಪ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ತಂಬಾಕನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹುಕ್ಕ ಸೇದಲಿಕ್ಕೆ तैयाराता है। पाइप भरते भरते वो बोला, हमारा घोड़े वाला कह रहा था साहब अभी सर्दी है, देर से चलेंगे। फिर घोड़े की ओर देखते हुए बोला, कहता था अगर आप इस पहाड़ी रास्ते पर घोड़ा दौड़ाएंगे तो टांग साफ टूट जाएगी। यह फौज का नहीं है, विजिटर लोग के वास्ते पानी है पानी। पानी जब शब्द पर उसने जोर दिया था और हंसा था। फिर पाइप जलाते हुए बोला था, टांग क्या खुर तक नहीं टूटा। कहते हुए उसने अपने फौजी बूट से घोड़े के टकरने पर जोर से वार किया। घोड़े ने चोट से दिल मिलाकर 3-4 बार ऐसे टांग उठाई जैसे सर्कस में सलाम कर रहा हो। पाइप अभी जला नहीं था। उसकी तंबाकू दबाते हुए सोलंकी फिर बोला था, आना तो कल शाम ही था। एक रात चंदनबाड़ी में रुक गया। सुबह उठकर मैं भाग आया। खच्चर वाला और इसका मालिक पीछे आ रहा है। कहते हुए रुककर उसने फिर पाइप सुलगाया और नथुनों से दुई की पतली धार निकालते हुए बोला, हाँ कहो तो खोल हो चलो। और जब उसने पहली नजर मुझ पर डाली थी, हीरा को मेरी उपस्थिति का जैसे अकस्मात ज्ञान हुआ तो एकदम चौंक कर बोली, अरे ये मिस्टर तिलाकी और आप मेजर ಸೋಲಂಕಿ। ಇವರು ತಿಲಕ್ ಮತ್ತು ಇವರು ಮೇಜರ್ ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು। ಸೋಲಂಕಿನೇ लपक कर हाथ मिलाया, यारदो तिलक। काफी जोर से उसने मेरा हाथ दबोच लिया था, गट्टी हिड्ಕೊಂಡಿದ್ದ। बड़ी शालीनता से छुड़ाते हुए मैंने कहा था, अभी आप चंदनबाड़ी से आ रहे हैं, थके हुए होंगे। हीरा की दृष्टि में सहमति और असहमति दोनों ही थी कि कश लेकर धुआं उगलते हुए सोलंकी ने कहा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। और धुआं उसके चेहरे के चारों ओर ऐसे लिपट गया था जैसे उसने पारदर्शी प्लास्टिक का मोम जामा ओढ़ लिया हो। इजिप्शियन तंबाकू की मीठी मीठी गंध उसके ओवरकोट से फूट रही थी। उसके भारी भारी जूते ओस से भीगे थे। अपने घोड़े की रासें पकड़ते हुए सोलंकी ने ही कहा था, मैं थका हुआ हूं या नहीं यह अलग बात है। बहरहाल मुझे भी कोल्हाई चलना चाहिए। आइए हीरा जी, हम लोग कहीं एक एक प्याला कॉफी पिए, तब तक मेरा सामान और घोड़े वाला आ जाएगा। आइए आइए तिलक साहब। और हम तीनों होटल की ओर चल दिए। कौन? तिलक और सोलंकी, हीरा, तीनों होटल में आ जाते हैं। कुछ देर बाद सोलंकी का सामान और घोड़े वाला आ गया। हम काफी पी रहे चुके थे। सामान दूसरे खच्चर पर, खच्चर ಅಂದ್ರೆ कत्ते पर लदवा कर, डोंकी, कत्ते का मतलब है डोंकी, घोड़ा बदलकर सोलंकी भी साथ चल दिया। ಈಗ ಮೂವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಇವರ ಸಾಮಾನನ್ನು ಹೊರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। दिन भर पैदल और घोड़ों पर चलने के बाद आड़ू को पीछे छोड़ते हुए शाम होते होते हम सीधे लिद्धरवट के डाक बंगले में पहुंच गए। ये नोट कर लीजिए, लिद्धर यहाँ है, ये नोट कर लीजिए। ये सीधे लिद्धर
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ ಬಂಗ್ಲೆ में पहुंच गए जब हम वहां पहुंचे ನಾವೆಲ್ಲ ಲಿದ್ದರ್ ಲಿದ್ದರ್ ಒಟ್ಟು ಡಾಕ್ ಬಂಗ್ಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಆಗ हल्की हल्की बारिश हो रही थी ಅಂದ್ರೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ मಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು हल्की हल्की बारिश होने लगी है स्लोली रेन होने लगा है खच्चर वाले सामान लेकर पहले ही पहुंच चुके थे डाक बंगला नया था सामने 2 कमरे उनके पीछे बरामदा और बरामदे से पूंछ की तरह जुड़ा एक रास्ता जो पीछे बने किचन और भंडार खाने के जुड़वा कमरों तक जाता था सामने के ऊंचे पठार से देखने पर यह डाक बंगला हवाई जहाज की शक्ल का लगता था और उसके पीछे लिद्धरवट का पहाड़ सपाट चट्टान की तरह खड़ा था लकड़ी के फर्श पर सामान पटक कर घोड़े वाले चौकीदार की कोठरी की ओर चले गए सामने ऊबड़ खाबड़ मैदान था और उसकी दाहिनी ओर लिद्धर का पानी चुपचाप बह रहा था पास खड़े देवदारों के नीचे सूखी कत्थाई पत्तियों की चटाई सी बिछी थी डाक बंगले के दोनों कमरे बंद थे उनके मुसाफिरों कोल्हाई से लौटने वाले थे वहां पहुंचते ही हीरा बदल सी गई रास्ते पर उसकी जो चहक सुनाई पड़ रही थी वह एकदम लुप्त हो गई सोलंकी अपने में मस्त था वह बार बार पाइप सुलगाकर थोड़ी सी तंबाकू पीता और फिर उसे साफ करने के लिए लकड़ी की कार्निस पर टोकने लगता मैं सामान के पास एक कुर्सी खींचकर बैठ गया तीनों साथ थे पर तीनों ही बहुत अलग अलग महसूस कर रहे थे ನಾನು ಬೇರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಆದರೂ ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಅವರ 3 ಜನರ ಭಾವ ಯಾರು ಸೋಲಂಕಿ ಮತ್ತು हीरा और तीसरा कौन है तिलक तिलक अलग बैठा है तिलक सोलंकी और हीरा तीनों अलग वही एक ही जगह में बैठे हैं परंतु मन तो अलग अलग भाव प्रकट कर रहा था और शायद सबसे ज्यादा सताया हुआ मैं ही लग रहा था उस वक्त आदरे ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ದು ನನಗೆ याके सोलंकी के रेगमाल जैसे चारे पर भी व्यर्थता मंडरा रहे थे हीरा गुमसुम थी और हम शायद इसलिए चुप थे कि बात करते ही कहीं एक दूसरे के मन का जोड़ ना पकड़ा जाए ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಏನು ಸುಳ್ಳು ಉಂಟು ಅದು ಪ್ರಕಟವಾಗಬಾರ್ದು ಅವನು ಹೆದರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಹೆದರ್ಕೊಂಡೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಇದೆ ಅದು ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತದೋ ಎಂಬ ಭಯ संकोच वही होने लगा है इनके मन में जो भाव है वह भाव प्रकट होने का डर से वे बातें बहुत कम करते थे आखिरी चौकीदार ने आकर हमें उबार लिया वह तापने के लिए अंगीठी ले आया था उसने पूछा मेम साहब किसी चीज की दरकार और सुलगी हुई अंगीठी उसने हीरा के पास रख दी थी दूध मिल जाएगा एकदम बात पकड़कर हीरा ने खामोशी तोड़ी ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೌನವಾಗಿದ್ರು ಅವರ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಇವಳು ಒಂದೇ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಏನಂದ್ರೆ दूध मिल जाएगा ಹಾಲು ಸಿಗ್ತದ इधर दूध मिलना बहुत मुश्किल है ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಹಾಲು ಸಿಗೋದು मक्खन बहुत मिलेगा पर साहब शायद थोड़ा दूध हमारे पास बचा है अभी लाएगा कहकर वह अपनी कोठरी की ओर चला गया और मिनट भर बाद ही दूध लेकर लौट आया हीरा ने सोलंकी से पूछा क्या पीजिएगा मेजर साहब रे नीव यो कुड़ीतीरी जो पिला दो सोलंकी ने कश लेते हुए कहा कश लेना ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಡುಕೆ ಕುಡಿತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ
ಜೋಗುಲ್ಲ ದೋ, ನೀನು ಏನು ಕುಡಿಸ್ತೀಯಾ ಅದನ್ನು. ಸಾರಿ, ಸೋಲಂಕಿ ನೀ ಕಸಿ ಲೀತೀವಿ, ಕಸಿ ಯಾವುದೋ ಹುಕ್ಕವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಒಂದು ದಮ್ ಎಳೆದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಂತೆ, ನೀನು ಏನು ಕುಡಿಸ್ತೀಯ ಅದು ಕುಡಿತೆ. ಅವ್ರು ಆಪ್ ತಿಲಾಕ್ಚಿ, ತಿಲಾಕ್ ಏನು ಕುಡಿತೀರಿ? ಜೋ ಮರ್ಜಿ ಹೋ ಮೈನೆ ಜವಾಬ್ ದೇ ದಿಯಾ, ನಾನು ಏನು ಕುಡಿಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನೇ ಕುಡಿತೇನೆ. अर्थात दोनों ईरा के मनपसंद काम करने के लिए तैयार है. देख भी तो लूं कि साथ में क्या है, चाय कॉफी या ओवल्टीन, कहती हुई ईरा सामने की ओर बढ़ी. ಏನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. यह कोई मैडम, यह कोई बात वक्त है चाय कॉफी का, मेरे पास इंतजाम है, कहिए तो निकालूं. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ತೆಗಿತೇನೆ. ಅಚ್ಚ ಅಭಿ ಲೀಜಿಯೇ कहते हुए सोलंकी अपना सूटकेस खोलने लगा. ಅಂತ ತನ್ನ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ನಿಂದ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನು, सूट केस खुलते ही पूरा बरामदा हौली की तरह महकने लगा. रम की एक बोतल टूट गई थी. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಯಾಕೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಷ್ಟು ಬರಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ರಮ್ನ ಆ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ಅದು ಒಡೆದು ಹೋಗಿತ್ತು, ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. बाद में क्या होता है हम नेक्स्ट प्रेयर में देखेंगे. सोलंकी और तिलक हीरा तीनों अभी वही एक साथ रहे हैं और सोलंकी हुक्का पीने लगा है. आज वे कुछ पीने के लिए विचार करते हैं. दूध या चाय का विचार था, परंतु सोलंकी रम का बॉटल निकलने लगा है. तो बाद में क्या होता है हम अगले पीरियड में देखेंगे. आज यह पाठ हम समाप्त करते हैं. नमस्कार.